और ठीक 2 घंटे में ही ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाता है। फिर नीता खुशी खुशी उस ब्लाउज़ को पहनकर शादी में चली जाती है। नीता की ब्लाउज़ की डिज़ाइन देखकर सभी औरतें आश्चर्य में पड़ जाती है। अरे नीता बहन, तुम्हारी ब्लाउज़ तो बिल्कुल नए तरीके की है। ऐसी सुंदर डिज़ाइन तो हमने आज तक नहीं देखी। हाँ, ज़रूर तुमने बहुत पैसे देकर इसे सिलवाया होगा। बताओ ना, किस टेलर से ब्लाउज़ सिलवाया है? ब्लाउज़ की तारीफ होते देख नीता खुशी से फूली नहीं समाती। अरे मैंने तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। ये ब्लाउज़ मेरी बहू ने तैयार किया है। देखो इसकी फिटिंग भी कितनी अच्छी है। सच में तेरी ब्लाउज़ देखकर मेरा मन खुश हो गया। क्या तेरी बहू मेरा ब्लाउज़ भी बना कर देगी? मैं उसे अच्छे पैसे दूंगी। हाँ, मुझे भी 5 ब्लाउज़ सिलवानी है। अब ठीक है, कल तुम दोनों मेरे घर पर आ जाना। फिर अगले दिन दोनों औरतें सुधा से मिलकर उसे अपना ब्लाउज़ दे देती है। शाम तक सुधा उन दोनों औरतों की ब्लाउज़ बनाकर तैयार कर देती है। ब्लाउज़ की डिज़ाइन और फिटिंग देखकर दोनों औरतें बहुत खुश होती है और चारों तरफ सुधा की तारीफ़ करने लगती है। देखते ही देखते और भी औरतें सुधा से ब्लाउज़ बनवाने लगती है, जिससे सुधा को काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए मम्मी जी, ये सारे पैसे आप रखिए। बहू, ये पैसे तो मुझे दे रही है? अब मैं तो सोच रही थी कि ये पैसे तू अपने पास रखेगी और अपनी मर्ज़ी से खर्च करेगी, लेकिन मुझे ये पैसे देकर तूने साबित कर दिया कि तू मेरी कितनी इज्जत करती है। आज तक मैंने तेरे साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप तो मेरी सास हो और सास माँ समान होती है, इसीलिए तो मैं ये पैसे आपको दे रही हूँ। चलिए, ये पैसे रख लीजिए। इस तरह अपने अच्छे स्वभाव से सुधा अपनी सास का दिल जीत लेती है। उसके बाद नीता चारों तरफ घूमकर सुधा के लिए ब्लाउज़ के ऑर्डर लाने लगती है। धीरे धीरे सुधा का काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। दूसरी तरफ सुधा अपने घर पर गरीब औरतों को सिलाई सिखाना भी शुरू कर देती है। बहू, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। ये बेचारी गरीब औरतें सिलाई सीखकर कम से कम अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर लेगी। हाँ मम्मी जी, इन औरतों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह देखते देखते सुधा बहुत सारी गरीब औरतों को सिलाई सिखाकर उन्हें पूरी तरह ट्रेन कर देती है। फिर एक दिन सुधा का पति सिलाई सिखाते हुए सुधा की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। सुधा की अच्छाई से उसकी वीडियो को सभी लोग पसंद करने लगते हैं और उसकी वीडियो चारों तरफ वायरल हो जाते हैं। फिर एक दिन रमाकांत नाम का एक आदमी सुधा के पास आता है। नमस्ते सुधा जी, मैं शहर में कपड़े की कंपनी चलाता हूँ। आपकी अच्छाई से प्रभावित होकर मैं आपको ढेर सारे कपड़े सिलने का ऑर्डर देने आया हूँ। ये लीजिए, एडवांस के रूप में 2 लाख रुपए। शाम को मेरी कंपनी का ट्रक आपके पास कपड़े छोड़कर चला जाएगा। इस तरह सुधा को एक बड़ा ऑर्डर देकर रमाकांत वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी, मुझे बड़ा ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन ये काम करने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब अरे तू चिंता क्यों करती है? हमारा खेत है ना, वहीं पर मैं लकड़ी और घास फूस से तेरे लिए एक बढ़िया जगह तैयार करवा दूंगी, जहाँ तू ढेर सारी औरतों के साथ बैठकर अपना सिलाई का काम कर सकेगी। उसके बाद नीता कुछ मजदूरों को इकट्ठा करके खेत में घास फूस से एक बड़ा घर तैयार कर देती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हमें समय पर सिलाई खत्म करनी होगी, तभी हमें अगला ऑर्डर मिलेगा। आप चिंता ना करें दीदी, हम दिन रात मेहनत करेंगे। मुझे तुम सब पर भरोसा है। चलो आज से काम शुरू कर दो। उसके बाद सुधा सभी औरतों के साथ मिलकर सिलाई शुरू कर देती है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद सारे कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ये देखकर रमाकांत बहुत खुश होता है और सुधा को बचे हुए पैसे देने के साथ साथ अगला ऑर्डर भी देकर चला जाता है। सुधा अपनी यहाँ काम करने वाली सभी औरतों में ईमानदारी से बराबर पैसे बांट देती है। सुधा दीदी, आपने हमें हमारी उम्मीद से ज़्यादा पैसे दिए हैं। सच में आप बहुत ही अच्छी और ईमानदार हो। भगवान करे इसी तरह आप दिन ब दिन तरक्की करती रहो। इस तरह अपनी अच्छाई और ईमानदारी के चलते सुधा कुछ ही महीनों में बड़े बड़े ऑर्डर लेकर अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ मनोज मन लगाकर हिसाब किताब संभालने लगता है। बहू, आज तेरी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तेरी वजह से समाज में मेरा खूब नाम हो रहा है और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं तेरी सास हूँ। मम्मी जी, ये सब तो आपके आशीर्वाद और साथ का नतीजा है, वरना मैं इतनी तरक्की कभी नहीं कर पाती। इतना कहकर सुधा अपनी सास को गले लगा लेती है। इस तरह सुधा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है और साथ ही चारों तरफ सुधा का नाम होने लगता है, जिस वजह से दूसरी औरतों के लिए वो एक मिसाल बन जाती है। सुधा को देखकर गरीबी से हार मान चुकी लाचार औरतें भी हिम्मत करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। वीरेन, तुमको पूरा यकीन है ना कि मेरे कमाने से तुम्हारे घर वालों को कोई इश्यू नहीं है? हाँ सुनैना, जब मुझे रत्ती भर का इश्यू नहीं है तो फिर उन्हें क्यों होगा। ओके, फाइन देन। सुनैना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, ट्रस्ट मी। सुनैना और वीरेन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी लव मैरिज हो जाती है। सुनैना वीरेन से भी ज़्यादा कमाती है और वीरेन एक कम तनख्वाह वाली नौकरी करता है। ससुराल में अब सास यामिनी होती है और ससुर आलोकनाथ। अरे ओ सुनैना बहू, जाते जाते जरा शीरा तो बनाती जाओ। वो क्या है ना, आज मंगलवार है और मुझे मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाना है। मैं तुझे कहना ही भूल गई थी इस बारे में। ओफो मम्मी जी, मुझे तो 5 मिनट में निकलना है, वरना बस मिस हो जाएगी। आज तो ऑफिस में क्लाइंट्स मीटिंग की प्रैक्टिस भी होने वाली थी स्टार्टिंग में ही। अरे क्या तुम भी यामिनी, जाने दो ना बहू को, नौकरी पे जाने के लिए देरी हो रही है उससे। कोई बात नहीं, चलिए मैं फटाफट बना देती हूँ शीरा। सुनैना फटाफट शीरा बनाती है और जॉब को निकल जाती है। वो अपने जॉब के साथ साथ अपनी गृहस्थी को भी बखूबी अच्छी तरह से संभाल रही होती है और वीरेन भी अपनी नौकरी कर रहा होता है और उसे सुनैना के ज़्यादा कमाने से कोई एतराज़ नहीं था। एक रोज़ यामिनी वीरेन के पास आकर कहती है, वीरेन बेटा, वो हमारे कमरे का एसी ना खराब हो गया है। एक तो हमारे घर में एक ही एसी है और वो भी हमें तुम्हारी शादी में मिला था मुफ्त में। बेटा, उसे ठीक करवाने के बारे में हमने बात की, लेकिन क्या, वो रिपेयर करने वाला बोल रहा था कि नई एसी ले लो, क्योंकि जो एसी हमारे पास है वो सतयुग वाली है, कलयुग की एसी ले लो, ऐसा कह दिया उसने। तो अगर तू दिला रहा है तो ठीक है माँ। यामिनी वहाँ से चली जाती है और अब वीरेन चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे यूं व्याकुल देख सुनैना कहती है, ओ मिस्टर पतिदेव, क्या हुआ? ऐसे बुझे हुए दिए की तरह क्यों मुंह बना रखा है? कोई प्रॉब्लम, टेंशन? ऑफिस में सब ठीक है ना? दरअसल वो माँ ने कहा है कि उनके रूम में उन्हें नई एसी लगवानी है। अभी रिसेंटली ही मैंने सारे EMIs चुकाए हैं और त्योहार में भी न जाने कितने पैसे गए, इसलिए बस थोड़ा सा परेशान हूँ। अरे टेंशन मत लो वीरेन, एसी मैं दिला देती हूँ। वैसे भी कल मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है और लास्ट मंथ मैंने OTP किया था, 8 दिन 1 घंटा ओवर टाइम तो उसके भी पैसे मिलेंगे ना। पर सुने ना, एसी तो कितनी महंगी आती है आजकल। बार कुछ नहीं, तुमने कहा था ना शादी के पहले कि तुम्हें कोई इश्यू नहीं है मेरे कमाने से। कम ऑन, मम्मी जी और पापा जी मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। सुनैना अपने पैसों से एक महंगा और ब्रांडेड एसी खरीद कर लाती है, पर यह बात सास के अहंकार पर आ जाती है। यामिनी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो वीरेन से कहती है, वीरेन, ये सब क्या है? अब यही दिन देखना रह गया था क्या कि घर की बहू और एक बीवी की कमाई से घर की ज़रूरतें पूरी हो रही है? तुम्हें तो ये बात पता होगी, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा सुनैना बहू से। माँ, वो भी तो इस घर का हिस्सा है ना, और क्या हुआ जो उसने अपने पैसों से एसी खरीदी? वो मेरी बीवी है और आपकी बहू, कोई पराई नहीं है वो। अरे अकल के अंधे, कब समझेगा? बीवी की कमाई खाएगा तू अब, है? अरे एक पति और पत्नी कभी साथ नहीं चल सकते। जैसे शादी के दौरान पति बीवी के आगे होता है, वैसे जीवन भर होना चाहिए। यामिनी वीरेन को सुना के चली जाती है, लेकिन फिर भी सुनैना घर के लिए और सास के लिए कुछ न कुछ लाती ही रहती। कभी साड़ी, कभी कुछ खाने के लिए, कभी गहने, तो कभी कुछ, जिस सबसे यामिनी को ठीक नहीं लगता। और एक दिन ऐसे ही जब सुनैना यामिनी के लिए महंगी चप्पल लाती है तो, मम्मी जी ये देखिए, मैंने आपके लिए खास शोरूम से ये ब्रांडेड चप्पल ली है। कब तक आप अपनी पुरानी चप्पल को टाँके लगवाती रहोगी? इस चप्पल से आपके पैरों के दर्द को भी राहत मिलेगी। बस कर अब, महानता की मूरत बनी फिरती रहती है।
बस, मुझे नहीं चाहिए ये। मेरा बेटा मुझे दिला सकता है सब कुछ। यामिनी अब अपने बेटे वीरेन को सुनैना के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। बेटा तू अपनी बीवी से कह दे कि वो नौकरी छोड़ दे। हमें और मेहरबानी नहीं चाहिए उसकी। इससे पहले कि लोग तुझ पे थू थू करें, ये कहे कि बीवी की कमाई खाता है, उससे पहले सुनैना की नौकरी छुड़वा दे। तुझे नहीं लगता कि तू भी ज्यादा कमाए? तुझे नहीं लगता कि सुनैना बहू कुछ ज्यादा ही मालकिन बनने की कोशिश करती है कभी कभार? वो दिखाती नहीं है, लेकिन उसकी हरकतों से तो ये साफ साफ नजर आता है कि वो तुझे नीचा दिखाना चाहती है कि तू तो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी भी नहीं कर पाता, सिवाय राशन पानी और बिजली के बिल के। अब सही कह रही है माँ, वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। यामिनी के भड़काने से वीरेन भड़क जाता है और फिर बात बात पे दोनों मियाँ बीवी में अनबन होने लगती है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो वीरेन? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये शर्ट्स लाई हूँ। बाजार से आते वक्त दिख गई दुकान और मन किया तो ले लिया तुम्हारे लिए। क्या हो गया इसमें? तुम मेरी माँ या पापा बनने की कोशिश मत करो। मैं भी कमाता हूँ और मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के काबिल हूँ। कोई भीख या गरीबी नहीं लग गई है मुझे, इसलिए अपने पैसे अपने पास ही रखो और नौकरी छोड़ दो। घर गृहस्थी पर ध्यान दो। क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? और वो मैं क्यों करूं? मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। सुनैना, तुम एक बीवी हो, एक बहू हो। तुम्हारे कंधों पर न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आगे जाके हमारे बाल बच्चे होंगे, तब भी तो तुम्हें अपनी नौकरी को टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ेगा ना। सो व्हाई नॉट? कल करे सो आज। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है वीरेन। फाइन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, छोड़ देती हूँ मैं नौकरी। सुनैना अपनी नौकरी छोड़ देती है और घर में ही रहने लगती है। वीरेन और सुनैना का रिश्ता अब भी ठीक नहीं होता। रोजाना किसी न किसी बात पे कहा सुनी होती ही रहती, लेकिन यामिनी जी, उनके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ओफो, कल सरला की छोटी बेटी की शादी में जाना है और मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है, ना कोई जेवरात। और अब इस समय में वीरेन से भी कुछ मांग नहीं सकती। अपनी छोटी मोटी नौकरी में ही वो कैसे सारा घर चलाता है वही जाने। सुनैना बहू जब नौकरी पर जाती थी तब वो मेरे लिए हर हफ्ते नई साड़ी लाती थी। यामिनी के खर्चे अब पूरे नहीं हो पाते हैं। जब वो अकेले में बड़बड़ा रही थी तो ये सारी बातें बाहर खड़ी सुनैना सुन लेती है। वो कमरे के अंदर आकर कहती है, वाह मम्मी जी, दोगलापन तो कूट कूट के भरा है आपके रग रग में। अब जब आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसी बहू की नौकरी की प्रशंसा कर रहे हो जिसे आपने निंदा करके नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया। मुझे पता है, आप ही ने वीरेन को भड़काया था ना मेरे खिलाफ। यामिनी डर जाती है और मौन हो जाती है। मम्मी जी, मुझे प्रॉब्लम आपसे नहीं, आपकी सोच और आपके स्वभाव से है। मेरे मन में कभी ये ख्याल आया भी नहीं कि मैं वीरेन को नीचा दिखाऊं। आज के जमाने में घर की जरूरतें सिर्फ एक मर्द संभाल नहीं पाता। औरत भी घर के खर्चे उठा सकती है, फिर चाहे वो बेटी बनकर अपने मायके के खर्चे उठाए या बहू बनकर अपने ससुराल के। और हाँ, अपनी बीवी की कमाई खाने से कोई पति छोटा नहीं हो जाता और ना ही उसकी इज्जत कम हो जाती है। उल्टा एक पति को अपनी बीवी की कमाई पे गर्व होना चाहिए। सुनैना की बातें सुनकर यामिनी को खूब शर्मिंदगी महसूस होती है और कमरे के बाहर से यह सब सुन रहा वीरेन भी शर्म से अपनी गर्दन झुका लेता है। इसके बाद वो अंदर आता है और सुनैना से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सुनैना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से काम करो और अपने पैरों पर खड़ी रहो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। बात ये नहीं कि अब मुझे मेरे खर्चे पूरे करने वाला कोई चाहिए। तूने आज मेरी बंद आंखों को खोल दिया। सच में हर बीवी को काम करना चाहिए और उसके पति और ससुराल वालों को उसकी कमाई का सम्मान। सुनैना फिर से जॉब करने लगती है और कुछ दिनों बाद वीरेन को भी एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी लग जाती है और दोनों पति पत्नी जीवन में एक दूसरे के बराबर चलते हैं, साथ चलते हैं।